एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एरम साइकोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे अभी तक डिस्कस नहीं किया गया, आज मैं उसे डिस्कस करने जा रही हूँ। जब बात आती है एक काउंसलर की, तो सबसे पहला सवाल आपके जहन में ये उठता होगा कि एक अच्छे काउंसलर के अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो आज हम उन्हीं कुछ बेसिक्स स्किल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चले हम शुरू करते हैं। शुरुआत हम कुछ बेसिक स्किल्स से ही करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक स्किल्स दी गई हैं जो कि एक काउंसलर के अंदर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर ये काउंसलर के अंदर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट की काउंसलिंग कर नहीं पाएगा। तो फर्स्ट जो स्किल है वो है एक्टिव लिसनिंग की। एक्टिव लिसनिंग जिसको हम कहते हैं, हिंदी में अगर कहें तो इसको हम कहते हैं कि बहुत ही सक्रिय श्रोता या श्रवण। सक्रिय श्रवण इसकी हिंदी होती है, यानी बहुत ही ध्यान से किसी की बात को सुनना। तो एक काउंसलर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो क्लाइंट उसके सामने अपनी बातों को शेयर करे, एक्सप्रेस करे अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग को, तो वो बहुत ही एक्टिव होकर, बहुत ही सक्रिय होकर उसकी बात को सुने, यानी बहुत ही ध्यान से उसकी बात को सुने। एक काउंसलर कितना एक्टिव है सुनने में, ये कैसे पता चलेगा? तो कहीं ना कहीं उसे अपने गेस्चर्स, अपने पोस्चर्स, यानी अपने उठने बैठने के तरीके से, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, ठीक है, और अपने आई कांटेक्ट से ये शो करना पड़ेगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से सुन रहा हूँ। यानी काउंसलिंग के जहन में ये बात आनी चाहिए कि जिस शख्स के सामने, जिस पर्सन के सामने अपनी बातें कह रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, वो बातें जिसे आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया, तो जिस बंदे से मैं शेयर कर रहा हूँ वो बंदा मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा है। तो ये शो करना पड़ेगा एक काउंसलर को, और कहीं ना कहीं उसे सुनना पड़ेगा प्रॉब्लम के पीछे छुपे रीजंस को या कॉजेस को जानने के लिए। तो उसके अंदर पहली जो बेसिक स्किल होनी चाहिए वो क्या है? एक्टिव लिसनिंग की। दूसरी जो सेकंड स्किल आती है उसको हम कहते हैं रैपो बिल्डिंग, सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की स्किल जो होती है, कौशल होता है। कि एक काउंसलर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल होनी चाहिए वो है रैपो बिल्डिंग की, यानी उसके अंदर ये स्किल हो कि वो अपने क्लाइंट के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ले, या एक ऐसा रिलेशनशिप बना सके जिसमें कि क्लाइंट उसके ऊपर ट्रस्ट कर सके, उस पर भरोसा कर सके, और क्लोजली, बहुत ही खुल करके अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने परसेप्शन को शेयर कर सके बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के। ये रैपो बिल्डिंग है। नहीं, एक ऐसा रिलेशनशिप स्थापित करना, डेवलप करना जिसमें कि क्लाइंट खुलकर अपने विचारों, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति अपने काउंसलर के सामने कर सके। थर्ड जो स्किल आती है वो है क्वेश्चनिंग की, यानी प्रश्न पूछने की स्किल, प्रश्न पूछने की कला काउंसलर के अंदर होनी चाहिए। जब काउंसलर अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम को काउंसलर के सामने रखता है, शेयर करता है, यानी अपनी फीलिंग, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, तो उस वक्त सिर्फ काउंसलर को बहुत ही एक्टिव लिसनिंग स्किल का ही यूज़ नहीं करना है, बल्कि बीच बीच में जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे कुछ प्रोबिंग क्वेश्चंस करने, कुछ खोजबीन करने वाले क्वेश्चंस करने हैं। प्रोबिंग क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे कि उसकी प्रॉब्लम को बहुत ही डेप्थ लेवल पे एनालिसिस किया जा सके, उसकी प्रॉब्लम की जड़ को, रूट को जाना जा सके। तो कुछ इस तरह के प्रोबिंग क्वेश्चंस करने चाहिए एक काउंसलर को। जैसे
अगर कोई ट्रेजेडी जो उसकी लाइफ में हुई है वो बता रहा, अच्छा तो उस वक्त आपने कैसा फील किया, उस वक्त तो आपको बहुत दुख हुआ होगा ना। इस तरह के क्वेश्चंस जिससे कि लगे कि वो उसे इम्पैथी दिखा रहा है, सिंपैथी दिखा रहा है, कुछ इस तरह से लगना चाहिए काउंसलिंग को। और इस तरह के क्वेश्चंस करके वो उसके अंदर की जो इमोशंस हैं उसको बाहर निकलवा सकता है। ओके, या इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, अच्छा तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है। चलिए ठीक है, आप अपनी राय दीजिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस ज़रूरत के अकॉर्डिंग हो काउंसलर अपने क्लाइंट से कर सकता है। जैसी सिचुएशन हो, जैसी ज़रूरत हो, जैसा क्लाइंट हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो इसकी लाती है रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग। इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग, जब काउंसलिंग या क्लाइंट जो है जब अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है, तो उस टाइम काउंसलर को चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स, जो कुछ भी वो फील कर रहा है उसको रिफ्लेक्ट करे, शो करे, दिखाए। अगर काउंसलर के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है क्लाइंट का अपने काउंसलर पर वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग होती क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि काउंसलर के सामने क्लाइंट जो है कह रहा है कि जब मेरी ज़िंदगी में जब मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करता है या जो कोई भी काम मैं करता हूँ तो तरह तरह के लोग बातें करने लग जाते हैं, उस टाइम मैं बहुत गुस्सा में आ जाता हूँ, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई मेरा अप्रिसिएट करने वाला, इस तरह की जब बातें, मान लो कोई उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चली वो डिस्कस कर रहा है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है या कोई भी पर्सन हो सकता है, तो उस टाइम मैं बहुत हर्ट होता हूँ, उस वक्त दिल चाहता है कि मैं दुनिया से किनारे हो जाऊँ। सारी चीज़ें इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है पर्सनल लाइफ में आने वाली। तो इस वक्त जाहिर सी बात है उसके चेहरे पे बहुत सारे एक्सप्रेशंस होंगे, दुखी होगा, बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा, सारी चीज़ें, और वो एक्सप्रेशन क्लाइंट के चेहरे पे होगा। तो इस टाइम एज अ काउंसलर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि अगर काउंसली दुखी है तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग फीलिंग लानी पड़ेगी। अच्छा, ये तो वाकई बहुत दुख की बात है, किसी के भी साथ होगा तो वो दुखी हो जाएगा, किसी के दिल में ये ख्याल आ सकता है। तो इस तरह की मतलब अपनी बातों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने वॉइस टोन से शो करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा उसकी सेम फीलिंग को जो कि फीलिंग क्लाइंट की है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग। नेक्स्ट आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी क्लाइंट एक सेंटेंस यूज कर रहा है, बोल रहा है, उसने कहा कि जब कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करता है, जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो भी लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, कोई भी नहीं है जो मेरा हौसला बढ़ाए, मुझे अप्रिशिएट करे। ये सेंटेंस कौन यूज़ कर रहा है, क्लाइंट यूज़ कर रहा है। तो एज ए काउंसलर उसे, काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके सेंटेंस को चाहे तो एज इट इज़ उसी तरह दोहराते या तो उसके सेंटेंस में थोड़ा बहुत चेंज करके दोहराए, लेकिन उसकी मीनिंग में चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, हाँ ये तो बहुत दुख की बात है, वाकई इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ, जब एक काउंसलर अपने क्लाइंट के साथ पैराफ्रेजिंग करता है, नहीं उसी की बात को, उसी के सेंटेंस को दोबारा से बोलता है, तो क्लाइंट के अंदर ये फीलिंग आती है कि ये पर्सन मेरी बात को समझ रहा है, ये काउंसलर मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है और मेरे इस दर्द को, मेरे इस फीलिंग को ये महसूस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो और खुलकर जो बातें
अभी तक वो बता नहीं रहा, तो वो सारी बातें एक्सप्रेस करने में कामयाब हो जाएगा। ये जो स्किल्स हैं, इसके ज़रिए कहीं ना कहीं काउंसलर और क्लाइंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो बेहतर करने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आता है अटेंडिंग स्किल। एक काउंसलर के अंदर अटेंडिंग स्किल भी होनी चाहिए कि किस तरह से उसे अपने क्लाइंट को अटेंड करना है, किस तरह से उसे उसके साथ पेश आना, उस किस तरह से बिहेव करना। जब वो काउंसलिंग सेटअप पर आता है, उसे किस तरह से फॉर्मल ग्रीटिंग मतलब ग्रीट किस तरह से करना, उसे किस तरह से बैठाना है, उसे किस तरह से बातचीत करनी है। ये स्किल्स एक काउंसलर के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं तमाम स्किल्स की वजह से रैपो बिल्ड होता है। अगर उसके अंदर ये सारी स्किल्स है, अटेंडिंग स्किल है, ठीक है, लिसनिंग स्किल है, क्वेश्चनिंग स्किल है, पैराफ्रेजिंग स्किल, रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग है, ये सारी स्किल्स है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूरे काउंसलिंग सेशंस के दौरान क्लाइंट खुद ब खुद कोऑपरेट करेगा काउंसलिंग में। वो खुद चाहेगा कि दोनों मिल करके काउंसलिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव किया जा सके। तो एक काउंसलर के अंदर अटेंडिंग स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट स्किल आती है समराइजिंग की। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संक्षिप्तीकरण। आप ध्यान से सुनिएगा कि जब काउंसलिंग सेशन चलता है तो क्लाइंट के ज़रिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बेशुमार बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा अनगिनत बातें होती हैं, लेकिन वह बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। अब उस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी डेटा या इंफॉर्मेशन है, उससे तो किसी रिजल्ट पर या किसी आउटकम पे तो पहुंचा नहीं जा सकता है ना। तो उस अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड करने की, उसको समराइज करने की स्किल एक काउंसलर के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, कहीं ना कहीं अगर एक क्लाइंट कह रहा है कि जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दिल चाहता कि मैं अकेले रहूँ, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ तो मेरे अंदर एक हेजिटेशन, एक कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। ऐसी कंडीशन में जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ वो भूल जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें उसने अपने सोशल प्रॉब्लम या सोशल इश्यूज़ या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम बताई। तो यहाँ पे उसने बहुत सारी अपनी कहानियाँ बताई होंगी जिसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब होती है, एकेडमिक परफॉर्मेंस किस तरह से उससे अफेक्टेड होती है। तो यहाँ पे एक एज अ काउंसलर आपकी या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ भी उसने बताया वहाँ पे हम उसको समराइज करें। जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक, लैक ऑफ सोशल स्किल, शॉर्ट में हमने लिख लिया ये कमी इस क्लाइंट के अंदर है, और उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पास एक्सपीरियंसेस को हम जानते हैं, तो रीज़न को भी वहाँ पे हम दिखाने की उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, इस तरह का माहौल प्रोवाइड नहीं किया गया, बहुत सारी चीज़ें आएंगी वहाँ पे कॉजेस। अब वहाँ पे हम कहानियों को छोड़कर या तो कॉजेस पे ध्यान देंगे या तो सिम्टम्स पे ध्यान देंगे। ये होता है समराइजेशन करना, किसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट कर देना। और जब भी हम यानी अब हमें किस पे फोकस करना, इन्हीं पॉइंट्स पे फोकस, सिम्टम्स पे फोकस करना और साथ ही साथ उन सिम्टम्स के पीछे कॉजेस क्या है इस पे फोकस करना है। और फिर कॉजेस को जानने के बाद हम उसके हल को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है।